दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 6th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम टॉर्क ऑफ ए कपल को डिस्कस कर रहे थे। हम देख रहे थे कि अगर कोई रिजिड बॉडी है उसके ऊपर जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो उनकी वजह से टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करें। और हमने ये भी देखा कि वो जो टॉर्क निकलेगा वो एक फ्री वेक्टर होगा। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और फर्दर प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलेंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पे हमें फोर्स की पोजीशन को चेंज करना पड़ जाता है। जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है आप उस पोजीशन से कहीं दूर जाना चाह रहे हो, उस फोर्स को कहीं डिफरेंट पोजीशन पे आप दिखाना चाह रहे हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आंसर है यस, आप कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना होगा। अब वो क्या चीजें हैं उनको जरा समझते हैं। जरा सोचिए, मेरे पास एक रोड है कुछ इस तरह की, और ये रोड यहां पे फिक्स्ड है। यहां पे रोड फिक्स्ड है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक फोर्स को अप्लाई किया इस तरफ, इस पॉइंट पे। तो जरा देखिए, इस फोर्स को, क्योंकि ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी, असल में आप इस लाइन ऑफ एक्शन पे इस फोर्स को कहीं पे भी दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब आप फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हो दूसरी जगह पे ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। इसके लाइन ऑफ एक्शन पे इस फोर्स को कहीं पे भी दिखा सकते हो, इस रिजिड बॉडी पे, ऑब्वियसली क्योंकि रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है ना फोर्स। तो इसका मतलब है मैं इसी कंडीशन को ऐसे भी दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहां पे इस फोर्स को दिखा सकता हूं, F, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी है। लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी आप इस फोर्स को दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हो, जो पहली कंडीशन यहां पे बनेगी, और वो क्या है, फोर्स इज ए स्लाइडिंग वेक्टर। फोर्स इज ए स्लाइडिंग वेक्टर। फोर्स जो है वो स्लाइडिंग वेक्टर होता है, मतलब उसको आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे स्लाइड कर सकते हो, कहीं पे भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बट कई बार यहां पे सवाल ये आएगा कि सर अगर मुझे इस फोर्स को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना हो, लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं दिखाना चाह रहा, मैं इसको कहीं और दिखाना चाह रहा हूं, रिजिड बॉडी के ऊपर ही रखना चाह रहा हूं, बट कहीं और दिखाना चाह रहा हूं। जैसे कि जरा देखिए, एक और सिचुएशन में ले रहा हूं, और सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यही मेरी रोड है, और मान लो कि मेरा फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है। 1 मिनट के लिए ऐसे मान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो ये वाली है भाई, लाइन ऑफ एक्शन तो ये है। तो मैं इस फोर्स को यहां की बजाय यहां तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि रिजिड बॉडी के ऊपर चला गया, ये फोर्स तो रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है भाई। तो अगर मैं इसको ट्रांसमिट करूंगा तो इस लाइन पे ही कहीं पे भी ट्रांसमिट कर सकता हूं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरह से इसको ट्रांसमिट करना चाह रहा हूं, कुछ अलग तरह से स्लाइड करना चाह रहा हूं। और वो कैसे? सोचिए, मैं इस फोर्स को यहां से यहां पे दिखाना चाह रहा हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब जो मेरी लाइन ऑफ एक्शन है, सोचिए मुझे उसके परपेंडिकुलर आना है। अब उसके परपेंडिकुलर मुझे अपने फोर्स को स्लाइड करना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर है यस, आप ऐसा कर सकते हो। फोर्स क्योंकि स्लाइडिंग वेक्टर होता है, उसको कहीं पे भी दिखा सकते हो आप ऑन रिजिड बॉडी, ऑब्वियसली क्योंकि वो रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो रिजिड बॉडी पे कहीं पे भी आप उस फोर्स को दिखा सकते हो। उसकी डायरेक्शन आपको सेम रखनी है, लेकिन एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी जब आप ट्रांसमिट करोगे, इसको स्लाइड करोगे, तो एक दिक्कत यहां पे आपको हैंडल करनी पड़ेगी। वो क्या दिक्कत है जरा देखिए। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट के जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको देखो एक बार, फिक्स्ड पॉइंट से इस फोर्स की जो डिस्टेंस है वो मेरी डी है। तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स इस फिक्स पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क पैदा कर रहा है। अगर आपने इस फोर्स को यहां से यहां पे दिखा दिया तो प्रॉब्लम यह होगी कि टॉर्क जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपने एफ को यहां से यहां पे दिखा दिया तो सिचुएशन फिर तो डिफरेंट हो जाएगी। तो फिर उसको कैसे टैकल करें हम लोग? जरा देखिए कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जहां पे भी आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हो, सोचिए आप यहां से इसको यहां पे स्लाइड करना चाह रहे हो, यहां पे आप 2 फोर्सेस को ले लो। ठीक है, तो जरा देखिए तरीका क्या है। सोचिए मुझे यहां पे शिफ्ट करना है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये d1 है। 1 मिनट के लिए ऐसे मान लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे भी मुझे इसको स्लाइड करना है,
वहां पे एक F ऊपर दिखा दो और वही F मेरा नीचे की तरफ दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? यहां पे मैंने एक F ऊपर दिखा दिया और एक F नीचे दिखा दिया। अब जरा गौर फरमाइए, ये F और ये F ये दोनों मिलके एक कपल को क्रिएट कर देंगे, इससे एक कपल क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से एक टॉर्क आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी को अब इक्विवेलेंट बना रहा हूं। कैसे, जरा देखिए, ये मेरी रोड थी, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट तो जीरो है ना, कपल का नेट रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो होता है। तो आप कह सकते हो इनका नेट फोर्स तो जीरो आएगा, यहां पे मेरा फोर्स एक स्टिल रहेगा, एफ फोर्स तो यहां पे स्टिल रहेगा ना भाई, ये वाला। इन दोनों की वजह से नेट फोर्स मेरा जीरो आएगा। तो नेट फोर्स अगर आपको दिखाना हो इस पॉइंट पे तो एफ ही दिखाओगे आप डाउनवर्ड। बट ये दोनों फोर्स एक कपल को पैदा कर रहे हैं, एक टॉर्क को पैदा कर रहे हैं, और वो टॉर्क कितना है बताओ जरा, एफ इंटू डी1, और वो डाउनवर्ड होगा, मतलब ऐसे टॉर्क होगा एफ इंटू डी1। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुनिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एफ इंटू डी1 है ये फ्री वेक्टर है, क्योंकि ये टॉर्क ड्यू टू कपल है। इसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, आप इस पॉइंट के अबाउट भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे आपने इस कंडीशन को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां से हमें यह समझ आता है कि फोर्स को मैं कहीं पे भी स्लाइड कर सकता हूं। उस फोर्स को जो यहां पे एक्ट कर रहा था ओरिजिनली, उस फोर्स को मैं कहीं पे भी स्लाइड कर। आप बोलोगे सर यहां पे आपने टॉर्क नहीं दिखाया, तो यहां पे टॉर्क दिखेगा ही नहीं। क्यों भाई, जरा सोचिए, अगर आप इस फोर्स को यहां पे ट्रांसमिट करना चाहते हो या यहां ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो यहां पे आप एक एफ इधर दिखा दो और एक एफ इधर दिखा दो, एक ही बात है भाई। एफ और एफ दो आपने इक्वल एंड ऑपोजिट दिखा दिए, ठीक है। सोचिए आप यहां से यहां पे ट्रांसमिट करना चाहते हो फोर्स को, तो एक एफ इधर दिखाओ, एक एफ इधर दिखाओ। जिधर ये पहला फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपको दो, एक उसी के साथ अलाइन करना चाहिए, एक उसके ऑपोजिट होना चाहिए। अब आप बताओ जरा, ये वाला फोर्स और ये वाला जो फोर्स है, ये और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, और इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस मेरी d1 है, तो आप बोलोगे फिर तो ये टॉर्क पैदा करेंगे सर, ये तो कपल बन गए, कपल बन गए तो इनकी वजह से तो टॉर्क आना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप इन दोनों की वजह से जो कपल मोमेंट लिखोगे इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से, वो जीरो आएगा, कपल टॉर्क जीरो आएगा। और इन दोनों को आप हटा के अकेला एक F1 यहां पे दिखा दो या F यहां पे दिखा दो। जरा देखिए अब कैसे दिखाओगे आप, तो आपको अब ये ऐसा है, यहां पे अब आपको F दिखाना होगा इधर, और अगर मैं बोलूं कि टॉर्क कितना होगा फिर इस पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के, इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक टॉर्क भी तो आएगा ना, कपल मोमेंट भी तो आएगा। अब कपल मोमेंट जीरो आएगा यहां पे, तो दिखाने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए यहां पे हमने उस मोमेंट को ध्यान ही नहीं दिया। इस फोर्स को कहीं पे भी आप दिखा सकते हो, आपको टॉर्क दिखाने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्लाइडिंग वेक्टर पे मूव कर रहे हो। तो जब भी आप क्योंकि आप जो है ना लाइन ऑफ एक्शन पे मूव कर रहे हो, तो जब भी आप लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करते हो फोर्स को, तो उस केस में टॉर्क की टेंशन नहीं लेनी आपको। लेकिन अगर आप लाइन ऑफ एक्शन के अलावा, लाइन ऑफ एक्शन यहां पे ये है, उसके अलावा किसी भी साइड पे जा रहे हो, रिजिड बॉडी पे रहते हुए कहीं पे भी आप अपने फोर्स को मूव कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन भी सेम रखनी है भाई, फोर्स की ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड भी आपको सेम रखना है, डायरेक्शन भी सेम रखनी है। तो अगर आप लाइन ऑफ एक्शन के अलावा कहीं मूव कर रहे हो, तो आपको फिर टॉर्क दिखाना पड़ेगा। एक कपल मोमेंट आपके पास आ जाएगा, और ये कपल मोमेंट आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, आप यहां पे भी दिखा सकते हो, यहां पे भी दिखा सकते हो, यहां पे कहीं पे भी दिखा सकते हो, क्योंकि एक फ्री वेक्टर है। आई होप आपको ये समझ आया। अब चलिए इसके ऊपर थोड़ी और जनरलाइज थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको जरा और आपके लिए सिंपल कर देता हूं, इसी कंडीशन को जो मैंने आपको बताया कि फोर्स को आप कैसे दूसरी जगह पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो फोर्स जो है वो स्लाइडिंग वेक्टर होता है। दूसरा यहां पे अगर दूसरी कंडीशन को अगर मुझे बताना हो, तो मैं कह सकता हूं कि जो टॉर्क होगा या कपल टॉर्क जो होगा, टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल इज ए फ्री वेक्टर, वो आपका फ्री वेक्टर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। फोर्स स्लाइडिंग वेक्टर होता है और टॉर्क ड्यू टू कपल जो है वो फ्री वेक्टर होता है। जरा देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं। यहां से R1 डिस्टेंस पे यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1, ठीक है। यहां से R2 डिस्टेंस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है F2, सही है जी। और
एक हमने क्या किया है, इस रिजिड बॉडी को एक कपल मोमेंट प्रोवाइड कर रखा है। वो कपल मोमेंट मुझे पता नहीं किस वजह से आया है, वो आ रखा है, बस कोई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कहीं पे एक्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से कोई कपल मोमेंट आ रहा है। वो जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस थे वो मुझे नहीं पता कहां पे एक्ट कर रहे थे, उनकी वजह से जो कपल मोमेंट आ रहा है वो आपको दे रखा है। मान लीजिए वो इस तरफ ओरिएंटेड है और वो है एम नॉट। एम नॉट क्या है बताओ? एम नॉट इज ए कपल मोमेंट। ये फ्री वेक्टर है, कहीं पे भी दिखा सकते हो आप इसको, ठीक है। इसकी अपनी एक डायरेक्शन भी है, कपल मोमेंट। कई बार मैं मोमेंट बोल देता हूं, मोमेंट का मतलब टॉर्क ही होता है भाई, ठीक है, कपल टॉर्क। ये कहीं किसी फोर्सेस की वजह से आया होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे इसके ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर। ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, मान लीजिए F1 एंड F2, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। तो कैसे सिंप्लीफाई करूंगा जरा देखिए। इस F1 को मैं इस पॉइंट के अबाउट मूव कर सकता हूं, मैं इस F1 को स्लाइड कर सकता हूं यहां पे। जरा देखिए कैसे। अगर ये O पॉइंट है और O पॉइंट से R1 वेक्टर मेरा इधर है और इधर मेरा F1 है, सोचिए, तो मैं काम करूंगा, मैं इस F1 के पैरेलल यहां पे एक F1 दिखाऊंगा इधर, और एक F1 यहीं पे मैं इधर दिखाऊंगा। सही है भाई, किसी को एतराज तो नहीं है भाई? जितना ये F1 था मेरा यहां पे जो एक्ट कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने उतना ही F1 यहां पे दिखा दिया और यहां पे दिया। इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं भाई। लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पे ये होगा कि ये F1 और ये F1 जो है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है भाई, ठीक है। ये दोनों आपके इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए हैं फोर्सेस, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा इसको सही से बना देता हूं। ये ऐसे और ये आपका ऐसे पैरेलल ना भाई, ठीक है। हाँ, तो जरा देखिए दोस्तों, ये F1 और ये F1 आपके इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से ये क्या करेंगे, कपल मोमेंट देंगे। तो इन दोनों और इनका नेट, जो दोनों का नेट जो है वो तो जीरो ही है, नेट फोर्स तो आपका जीरो आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों को हटा के और इस पॉइंट के अबाउट मैं अब क्या करूंगा, इस पॉइंट पे केवल एक F1 दिखा दूंगा, और जो ये वाला F1 था और ये वाला F1 था, इसकी वजह से यहां पे एक कपल मोमेंट को और दिखा दूंगा। मैं इसको दिख देता हूं MR1 और आ जाएगा एक तरह से, आप ये कह सकते हो। MR1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी R1 वेक्टर क्रॉस F1, ठीक है। R1 वेक्टर क्रॉस F1, जो R1 था ये और ये F1 था, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके ये कपल मोमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इस फोर्स को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली इस फोर्स को भी मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। और अब अगर मैं इसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं इस रिजिड बॉडी का, तो मैं कह सकता हूं कि, मैं थोड़ा ब्लू कलर से बना रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि ये F1 मैं यहां पे ले आता हूं और इसकी वजह से एक टॉर्क ले आता हूं यहां पे MR1, ठीक है, और इसको हटा देता हूं। सिमिलरली ये जो फोर्स है ये मैं यहां पे ले आता हूं इसके पैरेलल F2, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है, और एक और टॉर्क ले आता हूं यहां पे, ठीक है। इसकी वजह से जो R2 जो वेक्टर है और F2 जो है, इसकी वजह से एक कपल मोमेंट आ जाएगा भाई, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे बताओ जरा, उसको हम बोलेंगे R2 क्रॉस F2, तो उसको मैं MR2 बोल देता हूं। ये भी आपका कपल मोमेंट हो जाएगा। आप जानते हो कपल क्यों बनेगा इसकी वजह से, क्योंकि आप यहां पे F2 इधर और इधर दिखा सकते हो, तो ये फोर्स और ये वाला जो F2 आएगा वो दोनों मिलकर कपल बना देंगे R2 क्रॉस F2 करके, और एक F2 यहां पे स्टिल रह जाएगा। तो अब जरा देखो, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना तो ये F1 और ये R1 को मैं हटा देता हूं, इसकी जगह पे मेरे पास एक MR1 आ गया और एक F1 आ गया। सिमिलरली ये जो R2 है इसको और F2 को हटा देता हूं और इसको मैंने ट्रांसमिट कर दिया O पॉइंट के अबाउट, ये बन गया। अब जरा देखिए, अब अगर मुझे इस पूरे रिजिड बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो FR, तो अब FR निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। रिजल्टेंट, FR इज रिजल्टेंट फोर्स, FR इज रिजल्टेंट फोर्स। तो अब मैं रिजल्टेंट फोर्स को कैसे लिखूंगा बताओ, क्योंकि दोनों फोर्सेस को हम एक ही पॉइंट पे ले आए हैं, तो ये बन जाएगा F1 प्लस F2, ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूं, एक मैं MR निकाल सकता हूं। MR का मतलब रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट मोमेंट बोल दो इसको, रिजल्टेंट मोमेंट या रिजल्टेंट टॉर्क भी आप बोल सकते हो। और वो क्या बनेगा, एक बनेगा MR1 प्लस एक बनेगा MR2
और एक बनेगा एम नोट। आप बोलोगे सर एम नोट को भी यहीं पे दिखा रहे होगा, बिल्कुल यहीं पे दिखाएंगे भाई। इसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, mr1 की, mr2 की अपनी होगी और m नोट की अपनी होगी, लेकिन ये तीनों फ्री वेक्टर है, इनको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो मैं तीनों को O पॉइंट पे दिखा रहा हूं, जो O पॉइंट था इसी पे दिखा देते हैं। तो O पॉइंट पे एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा और एक रिजल्टेंट मोमेंट एक्ट करेगा। तो अगर मैं इस रिजिड बॉडी को फिर से एक बार रीड्रॉ करूं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा सा डायग्राम था। ये पॉइंट मान लीजिए मेरा O था, तो यहां पे एक मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा Fr और एक मेरे पास रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा Mr। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, जो Mr है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो Mr है ना, ये एक फ्री वेक्टर है क्योंकि ये सारे कपल मोमेंट से मिलकर बना हुआ है, तीनों कपल मोमेंट इसमें ऐड हो रखे हैं। तो इसका मतलब ये तो एक फ्री वेक्टर है, बात तो सही है भाई। तो इसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, इसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो आप O के अबाउट दिखाओ या कहीं पे भी दिखाओ, तो क्योंकि Fr को आप O पे दिखा रहे हो तो आप Mr को भी O पे दिखा दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, जो ओरिजिनली जो रिजिड बॉडी थी उसको आप ध्यान दीजिएगा। सोचिए ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी थी, ये पॉइंट था मेरा O, यहां से R1 था और ये मेरा F1 एक्ट कर रहा था, यहां से O पॉइंट से ये मेरा R2 था और यहां पे मेरे पास एक F2 फोर्स एक्ट कर रहा था। अब सुनिएगा, ये पॉइंट था मेरा O, आपने O पॉइंट के अबाउट इसको फोर्सेस को ट्रांसमिट किया है, इनको ट्रांसफर किया है। ठीक है, और उसके अबाउट ही आपने फिर कपल को निकाला है। जरा देखिए, कपल फ्री वेक्टर आए हैं, ध्यान रखिएगा, कपल हमेशा फ्री वेक्टर आएगा और टॉर्क जो है वो स्लाइडिंग वेक्टर होगा, सॉरी फोर्स जो है वो स्लाइडिंग वेक्टर होगा। अब अगर मैं कोई और पॉइंट ले लेता, O की बजाय यहां पे O प्राइम पॉइंट ले लेता, सोचिए, तो इससे यहां पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो फोर्स को, यहां पे भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो। लेकिन जरा देखिएगा, ये R1 वेक्टर था ना यहां से और ये R2 था, तो यहां से ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका R1 प्राइम मान लीजिए, और यहां से ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा R2 प्राइम, R2 प्राइम। यहां से ये वेक्टर R2 प्राइम हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा R1 प्राइम। अब सुनिए, मैं इस F1 और F2 को यहां पे दिखा सकता हूं, इनको ट्रांसमिट कर सकता हूं, तो इनकी डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं भाई, वैसी डायरेक्शन रहेगी। तो इसका मतलब Fr की जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी। Fr का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो यही निकलेगा, चाहे पॉइंट O पे आप ट्रांसमिट कर रहे हो, चाहे इन फोर्सेस को O पे ट्रांसमिट कर रहे हो, चाहे O प्राइम पे ट्रांसमिट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा दोस्तों क्योंकि यहां पे भी जब आप ट्रांसमिट कर रहे थे तो F1 और F2 बन रहे थे, ट्रांसमिट हो गए, ये F1 ही रह रहा था और ये F2 ही रह रहा था, बस इनके कपल मूवमेंट को आप ऐड कर रहे थे। तो अगर मैं यहां पे इनको ट्रांसमिट ना करके यहां पे कर दूंगा तो यहां पे ये F1 यहां पे आ जाएगा और ये F2 यहां पे आ जाएगा, सेम ही कंडीशन है भाई, F1 F2 तो उतने ही रहे। इसका मतलब उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा, रिजल्टेंट वेरी नहीं करेगा। अगर आप ये रेफरेंस पॉइंट को चेंज करोगे तो Fr की वैल्यू वही रहेगी, उस Fr को यहां की बजाय आप यहां दिखा दो जब आप ट्रांसमिट करते हो तो। लेकिन इससे एक चीज बदल जाएगी, क्या, जो नेट मोमेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट वो बदल जाएगा। आप बोलोगे सर नेट मोमेंट तो फ्री वेक्टर है, वो कैसे बदल जाएगा, उसको तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, तो सेम आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपका ये तो फ्री वेक्टर है, ये तो सेम रहना चाहिए, ये कैसे बदल जाएगा जनाब। जरा देखिए, जब आप यहां पे ट्रांसमिट कर रहे थे ना, तो आप इसका मैग्नीट्यूड और इसका जो मैग्नीट्यूड था ना, फ्री वेक्टर का मतलब समझिए, फ्री वेक्टर का मतलब उसको दिखा कहीं पे सकते हो, उसका कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो डिफरेंट हो जाएगा ना। उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, Mr1 और Mr2 का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, वो तो आपका R1 और R2 पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे R1 और R2 बदल दिया आपने, यहां पे R1 प्राइम है, यहां पे R2 प्राइम है, तो अब यहां पे जो Mr1 और Mr2 जो आएगा वो आपका बदल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। पॉइंट को समझिए, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड और हो सकता है डायरेक्शन बदल जाए, तो रिजल्टेंट जो Mr आएगा वो डिफरेंट आएगा। रिजल्टेंट Mr को फिर कहीं पे भी दिखा सकते हो। रिजल्टेंट जो Mr इस पॉइंट के अबाउट आपने जब आप इन फोर्सेस को यहां पे ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जो रिजल्टेंट Mr आएगा वो एक फ्री वेक्टर आएगा, उसको कहीं पे भी दिखा सकते हो। सिमिलरली जब इन दोनों फोर्सेस को यहां पे ट्रांसमिट कर रहे थे, तो जो रिजल्टेंट Mr आएगा वो आपका फिर से फ्री वेक्टर बनेगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आएगी वो डिफरेंट आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है यहां पे जो Mr बनेगा वो बनेगा Mr प्राइम, मैं उसको Mr प्राइम बोल देता हूं,
ठीक है, ये एम आर प्राइम और ये एम आर दोनों ही फ्री वेक्टर हैं, इनको दोनों को कहीं पे भी दिखा सकते हो आप। बट द थिंग इज, क्योंकि आप इस केस में फोर्सेस को यहां ट्रांसमिट कर रहे थे और इस केस में, दूसरे केस में फोर्सेस को यहां पे ट्रांसमिट कर रहे हो, तो आपका जो मोमेंट जो आएगा, रिजल्टेंट मोमेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, लेकिन वो रहेगा फ्री वेक्टर ही। इसका मतलब उसको दिखा कहीं पे भी सकते हो, कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीजों से, ठीक है, दोनों चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप समझिए इस चीज को कि कैसे इस कंडीशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी आगे चल के, आप देखिएगा कि जहां पे फोर्सेस को दे रखा होगा, उससे हम अलग जगह पे उसको लेके आएंगे, क्योंकि हमें कई बार नेट फोर्स निकालना होता है या नेट टॉर्क निकालना होता है, तो उस केस में आपको उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबको दिखाना होता है, तो आपको फोर्सेस को ट्रांसमिट करना होता है। तो कैसे आप ट्रांसमिट करोगे वो मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। अब चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। और भी बहुत सारी सिचुएशन होंगी यहां पे जिनको हमें और समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहां पे सिंप्लीफाई करोगे इन सिचुएशंस को, आप फोर्सेस को कैसे आप स्लाइड कर सकते हो, ठीक है, एंड कपल मोमेंट को आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। और जरा देखिए नंबर 3, अगर फोर्सेस मेरे कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब सोचिए मेरे पास कोई ऐसे कोई रिजिड बॉडी है, यहां पे फोर्स मेरा इधर एक्ट कर रहा है F1, यहां पे फोर्स मेरा इस तरफ एक्ट कर रहा है F2, यहां पे फोर्स मेरा इस तरफ एक्ट कर रहा है F3। अगर आप ध्यान से देखें और यहां पे मान लीजिए फोर्स मेरा इस तरफ एक्ट कर रहा है F4, अगर आप सबको आप आगे बढ़ाएं, ठीक है, सारे फोर्सेस को अगर आप आगे बढ़ाएं तो सारे जो फोर्सेस हैं वो आपके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब सबका एक जगह पे मिलाप हो रहा है। अगर उनको एक्स्ट्रापोलेट करें, उनकी लाइंस को, लाइन ऑफ एक्शन को अगर आप दिखाएं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो एक जगह पे अगर मिल रहे हैं तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका मतलब एक जगह पे वो मिल रहे हैं, तो इनकी वजह से जब आपको रिजल्टेंट दिखाना होगा तो आप इन सब का रिजल्टेंट एक इस पॉइंट पे आप दिखा सकते हो। और क्योंकि सारे फोर्सेस को जो आप स्लाइड कर रहे हो वो इनकी लाइन ऑफ एक्शन पे ही स्लाइड कर रहे हो, तो सारे के सारे फोर्सेस को आप इस पॉइंट पे दिखा दोगे और उनका एक रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास, जिस रिजल्टेंट को आप इजीली एक डायरेक्शन में निकाल सकते हो कि भाई क्या रिजल्टेंट आएगा। यहां पे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो इनका वेक्टर एडिशन करके। लेकिन क्योंकि आप इन सारे फोर्सेस को इनकी लाइन ऑफ एक्शन पे ट्रांसमिट कर रहे हो, तो यहां पे जो mr की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। जो नेट टॉर्क जो बनेगा, रिजल्टेंट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, वो 0 आएगा, क्योंकि आप जो है इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी के ऊपर इनको स्लाइड कर रहे हो। पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ऐसे केस को भी आप ध्यान रखिएगा, स्लाइडिंग करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है। और जरा देखिए, अगर फोर्सेस मेरे कोप्लेनर होते, कोप्लेनर का मतलब क्या है, तो मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले बताया कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा बताओ जरा, उस केस में mr जो आएगा रिजल्टेंट टॉर्क वो 0 बनेगा, इसको टाउ आर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और fr की वैल्यू जो है वो क्या होगी बताओ जरा, वो आपकी रिजल्टेंट आप कर सकते हो F1 प्लस F2 प्लस अप टू जितने भी आपके n फोर्सेस लगे हुए हैं, क्योंकि सारे सारे कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तो उन सब का रिजल्टेंट जो है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस का क्या मतलब है, जरा देखिए, कोई रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे एक ही प्लेन में हैं, उनको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। ये फोर्स इधर है, कॉन्करेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्करेंट हो, ठीक है, बट सारे के सारे एक प्लेन में है, ठीक है। ये F1 है, ये मान लीजिए F2 है, ये F3 है और ये F4 है। ये सारे के सारे फोर्सेस एक प्लेन के अंदर है दोस्तों, एक ही प्लेन में है। मैं सारे फोर्सेस को O पॉइंट पे दिखाना चाह रहा हूं, तो O पॉइंट पे कैसे दिखाऊंगा, आप सब लोग जानते हो, इनको हम स्लाइड कर सकते हैं R1 डिस्टेंस या R2 या R3 R4 है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे सबका रिजल्टेंट एक दिखा सकते हो और सबकी वजह से जो
टॉर्क बनेगा उसको भी आप दिखा सकते हो। तो अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो मैं ऐसे दिखा दूंगा कि भाई ये यहां पे मेरा FR हो गया इन सब का रिजल्टेंट, ठीक है भाई, एक FR आ गया यहां पे, और एक क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे कोई MR आ जाएगा, या टाउ R लिख दो, एक ही बात है। एक O पॉइंट पे टाउ, हालांकि ये जो MR आएगा ये फ्री वेक्टर होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको O पॉइंट के अबाउट दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास MR आ गया। आप बोलोगे सर क्या वैल्यू क्या आएगी इन MR की, तो वो तो बहुत आसान है ना भाई, यहां से R1 है, यहां से R2 है, यहां से R3 है, यहां से R4 है, तो सबकी वजह से इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो, ठीक है। वो जो टॉर्क आएगा वो कपल मोमेंट में क्यों बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर वो तो टॉर्क है ना, वो कपल मोमेंट कैसे होगा भाई, आप F1 को यहां पे दिखा रहे हो, उसका ऑपोजिट यहां पे F1 इधर दिखा रहे हो और एक F1 इधर दिखा दो, तो ये F1 और ये F1 मिलके कपल बना देगा ना भाई, तो उसकी वजह से उसका कपल मोमेंट आ जाएगा और एक F1 जो यहां पे था वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सबका आप कपल मोमेंट क्रिएट कर सकते हो, उससे हमारे पास रिजल्टेंट कपल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट कपल टॉर्क आ जाएगा, और एक मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। आप उस रिजल्टेंट फोर्स को ऐसे आप दिखा दोगे, सही है। अब सुनिए, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप बोलोगे सर फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी आप जरा समझ लीजिए। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में ये सारे के सारे फोर्सेस थे, बट जो टॉर्क बनेगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा, ये हम जानते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसी प्लेन में बनेगा, और जो रिजल्टेंट जो MR है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि और वो जो डायरेक्शन आएगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये हमें पता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए, R1 क्रॉस F1, R2 क्रॉस F2 जो करोगे वो R2 और F के परपेंडिकुलर होगा ना, जैसे R2 क्रॉस F2 किया तो R2 और F2 के परपेंडिकुलर टॉर्क आएगा ना, ऐसे आप R1 क्रॉस F1 करोगे तो R1 और F1 के परपेंडिकुलर आएगा ना, और R1 R2 R3 ये सारे क्या है, इस प्लेन के अंदर है, तो R1 क्रॉस F1 क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, ये इधर भी हो सकता है या अंदर भी हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है, या तो अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ आएगा। अब सुनिए, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अब कैसे, सोचिए, ये जो मेरा टॉर्क है ये बाहर की तरफ है, ये इस तरफ है, 1 मिनट के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं इसको, तो आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे जरा देखिए, मैं काम करता हूं, मैं इस FR को किसी और जगह पे ट्रांसमिट कर रहा हूं। कहां पे ट्रांसमिट कर रहा हूं, जिधर मेरा FR आया है उसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, ठीक है। और जरा देखिए कैसे, यहां से अगर मैं D डिस्टेंस ट्रांसमिट कर दूं इसको, इस पॉइंट को समझिएगा भाई, और यहां पे अगर मैं FR को दिखा दूं, सोचिए D डिस्टेंस यहां पे है, और यहां पे अगर मैं FR को दिखा दूं, इस O पॉइंट से अगर मैं D डिस्टेंस ऐसे आ जाऊं और FR को दिखा दूं यहां पे, और D की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब जरा खुद सोचिए, इस D और FR से एक टॉर्क आएगा ना भाई बाहर की तरफ, दैट टॉर्क हैज टू बी MR। इसका मतलब यहां पे परपेंडिकुलर लिया मैंने D को, ध्यान रखना FR के, तो D इंटू FR की जो वैल्यू आनी चाहिए वो MR के बराबर आनी चाहिए, तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी कि MR का मैग्नीट्यूड अपॉन FR का मैग्नीट्यूड करके आप D निकाल सकते हो, ये D निकल के आ जाएगा, और ये जो D होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस FR के, ध्यान रखिएगा। और हमने इस D को इधर ही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप चाहते हो कि इस D क्रॉस FR करके जो टॉर्क आएगा वो MR के बराबर ही आ जाए। इसका मतलब ये D और FR का जो टॉर्क का इफेक्ट है वो ऑलरेडी MR आ चुका है, अब इस MR को दिखाने की जरूरत नहीं है, समझिए इस पॉइंट को। अब इस पहले आप अगर O के अबाउट दिखा रहे हैं तो O के अबाउट आपको FR भी दिखाना पड़ रहा है और MR भी दिखाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे आ गए हो तो इस पॉइंट के अबाउट तो आपको सिर्फ FR दिखाना पड़ रहा है। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये जो FR है ये O पॉइंट के अबाउट अपने आप जो टॉर्क पैदा करेगा वो MR ही करेगा, तो आपको MR दिखाने की अलग से अब जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पूरे फोर्स को एक जगह पे दिखा सकते हो, और वो फोर्स के जो जहां पे आपने दिखाया है वो फोर्स अपने आप O पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी दे देगा, उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप ये देख लो कि इसकी वजह से इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है, पहले ये कैलकुलेट कर लो। उसके बाद जब वो टॉर्क आ जाए उस टॉर्क को डिवाइड बाय FR करके आप D डिस्टेंस निकाल सकते हो और परपेंडिकुलर D उसको शिफ्ट कर दो। इस तरह से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि केवल आपको एक फोर्स दिखाना पड़ा, इस लोकेशन पे केवल एक फोर्स दिखाना पड़ा, टॉर्क तो इसके अंदर एम्बेडेड है, O पॉइंट के अबाउट ये D है और ये मेरा FR है, तो एक तरह से टॉर्क इसके अंदर एम्बेडेड है O पॉइंट के अबाउट। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट पूछोगे ना तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आएगा, इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो केवल FR आएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया।
कि कैसे आप जो है इसको आप दिखाओगे। अब अच्छा ये चीज आप ध्यान रखना भाई, यहां पे अगर आप इसको शिफ्ट कर रहे हो ना इस एफ आर को, तो इस d इंटू एफ आर के अंदर एम आर की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिक्स हो गई है। ये एम आर जो है ओ पॉइंट के अबाउट है। अगर मैं d डिस्टेंस परपेंडिकुलर आपने इधर शिफ्ट किया है इसके, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क को पूछूंगा तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये आपका जीरो टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट। आप बोलोगे सर जीरो कैसे आ गया, एम आर तो मेरा कपल टॉर्क था, तो कपल टॉर्क था तो वो तो हर जगह सेम ही रहना चाहिए। जरा देखिए दोस्तों, सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी ऐसी थी, यहां पे पॉइंट था मेरा, यहां पे मैंने एफ आर दिखाया था, और ये एम आर मान लीजिए मेरा इस तरफ था, ये मेरा टॉर्क था, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। अब जरा देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इससे d डिस्टेंस इधर आ रहा हूं और यहां पे एफ आर को दिखा रहा हूं, d डिस्टेंस अवे परपेंडिकुलर। यहां पे अगर मैं बोलूं कि एक एफ आर मेरा इधर है और एक एफ आर इधर है, तो किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए भाई, एक एफ आर इधर है और एक एफ आर मेरा इधर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इससे। ठीक है, ऐसे मैं कह सकता हूं d डिस्टेंस अवे। अब जरा देखिए, ये एफ आर और ये एफ आर मिलके क्या करेंगे, एक कपल को क्रिएट करेंगे, और वो जो कपल होगा वो एम आर के बराबर ही होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि इससे जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन इस एम आर के ऑपोजिट बनेगी। ठीक है, इस एम आर के ऑपोजिट बनेगी। आप बोलोगे सर कैसे ऑपोजिट बनेगी, जरा देखो, ये एफ आर है, ये एफ आर है, डी मेरा यहां से यहां तक का ले लेता हूं, ये मेरा डी हो गया, मैं इस डी हो गया, और डी क्रॉस एफ आर करोगे तो डी मेरा इधर है और एफ आर मेरा इधर है, तो डी क्रॉस एफ आर करोगे तो ऑपोजिट देगा ना टॉर्क, इसका मतलब इसको कैंसिल कर देगा ये। तो अगर आप इस एफ आर को यहां पे मूव कर रहे हो तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको देखना है तो इस पॉइंट के अबाउट जो आपका एम आर है वो गायब हो चुका होगा। ठीक है, उसको आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि ये एफ आर और ये एफ आर मिलके कपल टॉर्क जो देंगे वो इस एम आर को अपोज करेगा। ठीक है, आई डोंट नो ये कितने लोगों को समझ आया। ठीक है, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को पहले अगर ओ के अबाउट दिखा रहे थे तो एफ आर और एम आर को दिखाना पड़ रहा है, फिर आप ओ से आप आर डी डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर आ जाओ कुछ इस तरह से कि आपका डी क्रॉस एफ आर जो है वो वापिस एम आर के बराबर ही आ जाए। ठीक है, तो डी डिस्टेंस अवे आप आ जाओ ऐसे। ठीक है, और वहां पे सिर्फ एफ आर को दिखा दो, वहां पे फिर एम आर को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम आर की इंफॉर्मेशन इसमें है। एम आर की इंफॉर्मेशन अगर आप ओ पॉइंट के अबाउट देख रहे हो तो अभी भी वही एम आर आएगा। हाँ, अगर इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो तो इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के अबाउट जीरो टॉर्क आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ आया कि कैसे हम फर्दर इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब भी आपके कोप्लेनर फोर्सेज हो। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। नंबर 5 जो है उसमें है पैरेलल फोर्सेस। नंबर 5 में पैरेलल फोर्सेस है, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, उसको भी जरा देख लेते हैं। पैरेलल फोर्सेस को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो इन कंडीशन को समझिए, कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस एंड पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस का मैंने बता दिया कि कैसे आप उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऐसे ही अब आप आइए पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस में देखते हैं, जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक ऐसे कोई ये प्लेन है, सोचिए कोई ऐसे कोई रिजिड बॉडी है, हालांकि वो प्लेनर रिजिड बॉडी है, ऐसे रिजिड बॉडी है, एक्स वाई प्लेन में है ये, इधर मैं x मान लेता हूं और इधर मैं y मान लेता हूं। xy प्लेन में एक प्लेनर सरफेस है, इस प्लेनर सरफेस पे डिफरेंट जगह पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहां पे मान लीजिए बाहर की तरफ एक फोर्स है F1, यहां पे अंदर की तरफ एक फोर्स है F2, और यहां पे बाहर की तरफ एक फोर्स है F3। सोचिए फोर्सेस है, ये सारे पैरेलल है भाई, ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये अंदर है, तो सारे पैरेलल फोर्सेस है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इन सारे फोर्सेस को एक जगह पे दिखाना चाह रहा हूं। कौन सी जगह पे, सोचिए वो पॉइंट मेरा यहां पे है, कोई ओ पॉइंट पे मैं इन सारे को दिखाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से R1 डिस्टेंस लूंगा इसकी, ये R1 है, ये क्या है बताओ जरा, ये मेरी R2 है, और ये मेरी क्या है बताओ जरा, R3 है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, आप जानते हो आप कपल मोमेंट में क्रिएट कर सकते हो यहां पे। ठीक है, तो सबकी वजह से एक रिजल्टेंट मेरे पास एफ आर आ जाएगा, और वो एफ आर किधर आएगा, या तो बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि फोर्सेज या तो बाहर की तरफ थे या अंदर की तरफ थे, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, बाहर या अंदर कहीं पे भी एक ही तरफ आएगा। तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट है
वो आप निकाल सकते हो। दूसरा जो टॉर्क आएगा वो किधर आएगा बताओ। जैसे इसकी वजह से टॉर्क अगर आप देखोगे तो R1 इधर है, F1 मेरा बाहर है, तो R1 क्रॉस F1 करोगे तो आपका जो टॉर्क आएगा वो एक तरह से XY प्लेन में ही रहेगा। ठीक है, XY प्लेन में रहेगा क्या? हाँ, XY प्लेन में रहेगा और R1 के परपेंडिकुलर होगा। F1 के तो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है इसका टॉर्क और इसका टॉर्क और इसका सबका टॉर्क निकाल लोगे आप और सबका रिजल्टेंट यहां पे दिखा दोगे। तो सोचिए अगर मैं इसको दोबारा से प्लॉट करूं, इसी चीज को, रिजिड बॉडी को इसको दोबारा से दिखाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरी रिजिड बॉडी में इस O पॉइंट पे आप सबका रिजल्टेंट फोर्स दिखा सकते हो। वो रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए मेरा बाहर की तरफ है, FR, और एक आप क्या दिखाओगे, एक आप MR दिखाओगे। MR सोचिए मेरा इस तरफ है, इस प्लेन में ही रहेगा MR, और MR मेरा, MR मतलब टाउ R भी बोल सकते हो आप इसको, रिजल्टेंट टॉर्क है ये। इस O पॉइंट के अबाउट आपने MR को कैलकुलेट कर दिया, वो इधर दिखा दिया, और FR मेरा बाहर की तरफ दिखा दिया आपने। सबका रिजल्टेंट निकाल के F1 F2 F3 का वो FR आपने बाहर दिखा दिया, और उन सब की वजह से जो टॉर्क आ रहा था O पॉइंट के अबाउट वो टॉर्क आपने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, अब सुनो, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? आप इस MR को फर्दर गायब कर सकते हो। कैसे गायब करोगे? जरा सोचिए, अगर मैं इस FR से, FR की वजह से MR मेरा इधर आ रहा है, ये ध्यान देना भाई, तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं इस FR के, इस जो MR आ रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं D डिस्टेंस आ जाऊं ऐसे, और यहां पे मैं FR को दिखा दूं, यहां पे FR को दिखा दूं, तो आप जरा सोचिए, ये मेरा D है यहां से और ये मेरा FR है बाहर, तो D की डायरेक्शन मेरी इस तरफ होगी और FR मेरा इधर हो गया। तो D क्रॉस FR करके देखो, D इधर है, FR इधर है, D क्रॉस FR करोगे तो एक तरह का हमारा इसके अंदर MR भी आ जाएगा। पॉइंट को समझो भाई, D मेरा इधर है, FR मेरा इधर है, तो D क्रॉस FR करके देखोगे तो D क्रॉस FR MR अपने आप कवर हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे इस MR को दिखाने की अलग से जरूरत नहीं है। अब इस MR को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि D और F के अंदर अब आपका MR आ चुका है। अब D को अगर निकालना होगा तो D को कैसे निकालोगे? D को निकालने के लिए अब आप क्या करोगे बताओ जरा? D को निकालने के लिए आप करोगे MR अपॉन FR, मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लो, इससे आपके पास D आ जाएगा, और डायरेक्शन किधर आएगी वो आपको MR की डायरेक्शन से पता चलेगा। MR के परपेंडिकुलर आपको चलना होगा, MR और FR के परपेंडिकुलर चलना होगा, सो दैट D क्रॉस FR करूंगा तो आपके पास MR की डायरेक्शन में ही डायरेक्शन निकल के आ जाए। सही है भाई? तो इस तरह से आप केवल यहां पे FR और D को दिखा दो। O पॉइंट से D डिस्टेंस हमें यहां पे केवल आप FR को दिखा सकते हो, यहां पे आपको MR को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MR क्या था? O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क था ना वही तो था, तो वो आपका ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब ये पता नहीं कितने लोगों को समझ आया, जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो पैरेलल फोर्सेस को भी जब आपके लग रहे हो, पैरेलल फोर्सेस रिजिड बॉडी के ऊपर, उनको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो कई सारी कंडीशंस बन गई हैं, बस ये ध्यान रखना ऊपर वाली जो दो कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप इन दोनों कंडीशन को ध्यान रखते हो तो कहानी हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों कंडीशन को याद रखें, इन्हीं से हमने सारे ये तीनों कंडीशन निकाली है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार आपके जो आपका जो टॉर्क निकल के आता है और जो FR होता है उनमें रैंडम एंगल होता है। अगर आप इन तीनों सिचुएशन को देखोगे तो इनमें जो MR और FR था वो तीनों ही केस में परपेंडिकुलर था। FR और MR के बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर था। आप जरा पेज पलट के देखिए, कॉन्करेंट फोर्सेस जो थे उनमें तो MR था ही नहीं। ठीक है, कोप्लेनर फोर्सेस जो थे उनमें सारे फोर्सेस एक प्लेन में थे, सारे फोर्सेस एक प्लेन में थे। ठीक है, जैसे कोई रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस एक प्लेन में थे। तो अब बताओ, अगर सारे फोर्सेस एक प्लेन के अंदर थे तो उन सबका आपने रिजल्टेंट निकाल लिया और उन सबका आपने एक रिजल्टेंट टॉर्क निकाला। जो रिजल्टेंट टॉर्क आया वो आपका क्या था बताओ जरा? वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, जिस प्लेन में सारे के सारे फोर्सेस लाई कर रहे हैं। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क वो एक दूसरे के क्या थे? परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखें, पैरेलल फोर्सेस जो अभी भी करवाया मैंने, इस केस में भी जो टॉर्क है रिजल्टेंट टॉर्क
और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीनों ही केसेस में रिजल्टेंट टॉर्क जो है ओ पॉइंट के अबाउट, वो आपका रिजल्टेंट टॉर्क के परपेंडिकुलर है, इसलिए आप उस एमआर को छुपा पाए फिर डी डिस्टेंस अवे मूव करके, और आप उस एमआर को छुपा सकते हो, उसको डी क्रॉस एफ आर के अंदर ही एम्बेड कर सकते हो। आपको अलग से एमआर को दिखाने की जरूरत नहीं, आप डी डिस्टेंस उससे ओ पॉइंट से अवे चले जाओ। बट कई बार सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती, कई बार इन तीनों से अलग आ जाती है सिचुएशन। तीनों से अलग कैसे भाई? ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि एफ आर जो है रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं हो कोप्लेनर हो, ठीक है, जरूरी नहीं हो कॉन्करेंट हो, या ये आपके ये पैरेलल फोर्सेज हो, और रैंडम फोर्सेज हो सकते हैं, और उनकी वजह से जो एफ आर आया है वो आपका मान लीजिए इधर आ गया, और जो एम आर है वो आपका मान लीजिए कहीं रैंडम आ गया। एम आर जो रिजल्टेंट टॉर्क आया वो एम आर रैंडम आ गया। इसका मतलब ना वो इसके परपेंडिकुलर है ना वो इसके पैरेलल है। तो आप क्या कर सकते हो, इस एमआर के दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे? एक बन जाएगा एमआर पैरेलल टू द फोर्स एफ आर, और एक बन जाएगा इसके परपेंडिकुलर एमआर परपेंडिकुलर। इसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो इस एमआर को। एक वो एमआर जो इसके पैरेलल है एफ आर के, और एक वो एमआर जो इसके परपेंडिकुलर है। जरा देखिए कैसे, सोचे कोई रिजिड बॉडी है, तो मैं एक दूसरी रिजिड बॉडी ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। यहां पे मेरे पास एफ आर जो है वो इस तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स मेरा इस तरफ है। तो एम आर जो होगा उसको मैं एक कंपोनेंट को तो ऐसे दिखा देता हूं, एम आर पैरेलल, और एम आर परपेंडिकुलर ये हो गया एम आर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये मेरा एम आर परपेंडिकुलर आ गया। अब सुनो, ये है मेरा ओ पॉइंट। अब यहां पे एक दिक्कत है, अब एफ आर को अगर मैं डी डिस्टेंस अवे मूव करूंगा तो केवल आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको छुपा सकते हो आप, जो परपेंडिकुलर है एफ आर के परपेंडिकुलर जो है ना, ये इसको आप छुपा सकते हो डी डिस्टेंस मूव करके, लेकिन आप एम आर पैरेलल को नहीं छुपा सकते हो। तो इसका मतलब अगर यहां पे अब आपको एफ आर को फर्दर डी डिस्टेंस मूव करना है, तो वो जो डी की वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी एम आर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एफ आर कर दो, मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लो, डी आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट से आपको डी डिस्टेंस बाहर या अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अंदर डी जा रहे हो और वहां पे एफ आर को दिखा रहे हो, तो डी क्रॉस एफ आर करोगे, या बाहर आ जाओ ना, डी मेरा बाहर आ जाओ, तो डी की डायरेक्शन इधर होगी और एफ आर की डायरेक्शन इधर होगी, तो डी क्रॉस एफ आर करोगे तो एम आर परपेंडिकुलर आ जाएगा इससे। तो इसका मतलब एम आर परपेंडिकुलर को तो छुपा सकते हो अगर आप डी डिस्टेंस बाहर आओगे तो, लेकिन एम आर पैरेलल को नहीं छुपा सकते। तो इसका मतलब इस पैरेलल को फिर यहीं पे आपको दिखा के आना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको क्या करना होगा, इस ओ पॉइंट पे ही आपको एम आर पैरेलल को तो यूं का यूं दिखाना है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको यूं का यूं दिखाओ, और यहां से डी डिस्टेंस बाहर की तरफ आ जाओ। ये जो है ये डी डिस्टेंस ये बाहर की तरफ है भी, ध्यान देना, ठीक है, और यहां पे आप फिर एफ आर को दिखा दो, ठीक है। तो इससे डी क्रॉस एफ आर करोगे तो आपके पास ये जो एम आर परपेंडिकुलर है ये अपने आप निकल के आ जाएगा। एम आर परपेंडिकुलर को डी क्रॉस एफ आर ने अपने अंदर एम्बेड कर लिया है, और ये जो एम आर पैरेलल था इसको आपको वहीं पे दिखाना पड़ेगा। पॉइंट को समझिए भाई, इन सब में आपने एम आर को खत्म कर दिया था। डी डिस्टेंस जैसे आप ओ पॉइंट से अलग जाते हो, परपेंडिकुलर जाते हो एम आर के, तो आपका एम आर दिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर आपको एफ आर और डी में दिखाना था। डी क्या था? ओ पॉइंट से डी डिस्टेंस, क्योंकि इन तीनों केसेस में आपका जो रिजल्टेंट टॉर्क आ रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई आप ऐसा कर पाए। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि टॉर्क के दो कंपोनेंट है, एक वो कंपोनेंट जो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल भी है रिजल्टेंट फोर्स के, अगर ऐसा केस बन जाता है तो उस केस में आप अगर एफ आर को डी डिस्टेंस ओ पॉइंट से अवे मूव करोगे तो आप केवल इसको छुपा सकते हो भाई, एम आर पैरेलल को नहीं छुपा पाओगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो आज की जो क्लास है उसमें बहुत हैवी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, हमने कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इवन 1 या 2 क्लास अगली मैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर देना चाहता हूं, सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो उसको भी जरा हम समझते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।